Write down Newton's third law of motion. To every action, to every action, there is always an equal and opposite reaction. There is always equal and opposite reaction. There is always equal and opposite reaction. क्या मतलब हुआ इसका? For every action, there is equal and opposite reaction. क्या समझ सकते हैं? किसी अगर ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है ना, उसका वेट लग रहा है, ग्राउंड भी उसको क्या दे रही है, एक अपवर्ड रिएक्शन दे रही है ना, उसका वेट लग रहा है, जितना ये एक्शन कर रहा है उतना ही इसको रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। टेबल पे कोई कोई ब्लॉक रखा हुआ हो तो जो उसका जितना वेट होगा उतना ही वो टेबल का करेगा रिएक्शन, फोर्स अप्लाई करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। जब हम चलते हैं, हम पीछे की तरफ अपने पैर को करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि जो रॉकेट होता है ना, जो रॉकेट होता है जब वो चलता है इस तरफ ऊपर की तरफ, तो यहाँ से बर्न गैसेस निकलती है, इससे इसको ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलता है रॉकेट में, है ना। इसी तरीके से बोट पे कोई पर्सन है, बोट पे कोई पर्सन है, ठीक है, और जब वो किनारे की तरफ आता है, जब उसको जंप करता है बाहर, तो ये रिएक्शन की वजह से बोट जो है वो पीछे की तरफ जाती है, इसको भी एक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग, apparent weight of a man in a lift. Apparent weight of a man in a lift. Apparent weight of a man in a lift. Let us suppose ये लिफ्ट है, इसके अंदर कोई पर्सन है, इसका वेट है और नॉर्मल रिएक्शन ये आर दे रही, लिफ्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है ना। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, है ना, नंबर वन, if the lift is if the lift is accelerating upward, अपवर्ड ही एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या
आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। इसका मास अगर एम है, आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए। आर इज इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू। बोलो, यह आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। आर इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। यानी लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी, लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट हो रही होगी तो उसका वेट, यानी जो इफेक्टिव वेट है वो इंक्रीज करता है। यानी एम जी नहीं होगा, मतलब बल्कि जी में ए ऐड हो जाएगा। जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी उस एक्सेलरेशन से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो वो होगा ओवरऑल जो इसका वेट होगा, रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, उसको भारी भारी फील होगा। डन। Yes, sir. Okay, next, second point, if the lift is accelerating downward, if the lift is accelerating downward, क्या होगा मतलब? ये जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। फिगर फिर से बनाओ, ये मत लिखना अभी। फिगर बनाओ, फिगर वही रहेगा बस, एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड। क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड। हो गया? इसमें क्या हो गया? नीचे की तरफ W माइनस आर होगा, नीचे ज्यादा है ना, नीचे W माइनस आर, W माइनस आर इक्वल टू एम है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? W माइनस एम। R इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। R इक्वल टू जी माइनस ए। वेट कम हो जाएगा इसका, जी की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। R इक्वल टू एम जी माइनस ए। Number 3, if the lift is going downward, if the lift is going downward with uniform velocity, with uniform velocity, क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो रिएक्शन इज इक्वल टू
डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं W माइनस R इक्वल टू M इंटू 0। एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना। यहाँ पर लिख लेना एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज इट इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट विल बी 0, W इज इक्वल टू R या R इक्वल टू W, है ना। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पर्सन लिफ्ट में बैठा होगा, जो पर्सन लिफ्ट में बैठा होगा उसके वेट में कोई चेंज वेट नहीं आएगा if it is going downward with a uniform velocity. No effect in the weight. No effect in the weight. Same third. If the lift is going upward with uniform velocity. If the lift is going upward with uniform velocity. क्या होगा मतलब यहाँ पे उस टाइम पे R माइनस डब्ल्यू था, R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू M इंटू 0 बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो R इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स इस केस में भी रिएक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अपरेंट वेट इसमें, अपरेंट वेट यानी जो उसका वेट फील हो रहा था उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जो उसका ओरिजिनल वेट होगा जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी उस टाइम पे जो वेट होगा वही वेट इसका अपवर्ड या डाउनवर्ड लिफ्ट जा रही है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसका रिएक्शन वही होगा। इसी को बोलते हैं अपरेंट वेट। जब ये एक्सेलरेट करेगी यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी upward or downward, then it will feel the different way. Otherwise, if the lift is going with uniform velocity upward or downward, the reaction or the apparent weight will remain the same. Okay? ये है हमारा apparent weight। उसके बाद एनसीईआरटी अपनी ओपन करो, देखो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है आपका, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स। देखो कौन सा है एग्जांपल नंबर कौन सा, इसमें एक फिगर बनाओ कुछ इस तरह से, ऐसा फिगर बनाओ, इस तरह से फिगर बनाओ। बताओ फिगर कौन सा है, एग्जांपल कौन सा है? 5.5 5.5 एग्जांपल 5.5 इस तरह का कुछ फिगर बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है टू बिलियर्ड बॉल्स strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any loss of speed as shown in the figure. What is the direction of force of the ball? ये क्वेश्चन है ना, ड्यू टू द ईच बॉल। क्वेश्चन यही है कि अलग है? यस सर यही है, और इसका सेकंड पार्ट भी है। The ratio of the magnitude of the impulses imparted on the two balls by the balls. मोमेंटम पूछा है, फोर्स पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अलग अलग
फोर्थ ही पूछा है, मतलब सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। ठीक, मैं एनसीईआरटी नहीं लाया हूँ। चलो, दो केस दिया हुआ है। एक केस इस तरह से समझ लो, ये वॉल है, ये ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है, ये बॉल है, मास m एंड वेलोसिटी v, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब ये वापस आती है तो मास तो इसका वही रहेगा, वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ हो जाएगी। इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो मोमेंटम वन m v, पॉजिटिव डायरेक्शन, m माइनस v यानी कि माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम वी, पी टू माइनस पी वन, एम वी माइनस टू एम वी। The direction will be in this, opposite to the ball, away from the ball. ठीक है, ये तो फर्स्ट केस। सेकेंड केस में कुछ और है, लिखो जल्दी से। हो गया। सेकेंड केस जो इसमें दिया हुआ है वो थोड़ा दूसरे तरह से दिया हुआ है कि वो 30 डिग्री एंगल पे आ, दिस इज द वॉल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। बॉल, ये जो बॉल है वो 30 डिग्री पे है, यहाँ कोलाइड कर रहा है, this is the direction, and after collision it is coming to this term. मास इसका m होगा, है ना, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी v in this direction. Draw the figure. Draw the figure. हो गया, देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये भी 30 डिग्री, विदाउट लॉस ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। v वेलोसिटी से जाने, कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से ही है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे वेलोसिटी, इसको इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज 30 एंड दिस इज आल्सो 30, बना लो। तो ये हो जाएगा v cos 30 and this will be v sin 30। v cos 30 and v sin
30 v cos 30 है, v sin 30। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे इनटू दिस डायरेक्शन, ऐसे आ जाएगा, ऐसे और ऐसे डाउन। तो आप इसको अगर देखोगे ध्यान, दिस इज 30 है, 30 डिग्री, and this will be v cos 30 degree, v sin 30 degree। Momentum is a vector quantity। Momentum is a vector quantity। अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे एज अ वेक्टर। देखो सबसे पहले अब अगर कॉस इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मैं बात करूंगा डेल्टा पी एक्स मींस मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, change in momentum in x direction, it will be p2x minus p1x, यानी सब हमने x डायरेक्शन में दिया। फिर दोबारा हम निकालेंगे py, तो p2y minus p1y, y डायरेक्शन में x x। फिर दोनों को निकालने के बाद हम दोनों का रिजल्टेंट भी निकालेंगे। This is the formula, डेल्टा px, चेंज इन मोमेंटम इन डायरेक्शन, पहले इधर जा रहा फिर वापस इधर आया, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, हम हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो p2x यानी मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, तो ये हुआ। ये हुआ ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस एम वी कॉस 30, माइनस एम वी कॉस, फिर माइनस पी पी p1x, p1x क्या हो जाएगा, ये p2x मतलब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये इनिशियल का है और ये फाइनल, ये इनिशियल का है, इट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज फाइनल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। p2x is what, it is final momentum in x direction, ये फाइनल वाली बात है। momentum in x direction, that is this, and this is negative minus m v cos 30, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल वाला ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, v cos 30 पॉजिटिव होगा, तो p2x माइनस ये कितना रहेगा, m v cos 30। तो बेसिकली क्या हो जा रहा है यहाँ पे, -2mv cos 30, -2mv cos 30 degree is √3/2 minus mv √3। तो डन। हो गया, डन।
अब बात करते हैं फाइनल फाइनल इनिशियल फाइनल एंड फाइनल फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम फाइनल इज व्हाट डाउनवर्ड है डाउनवर्ड को निगेटिव इसको भी निगेटिव दोनों को निगेटिव तो कितना हो जाएगा माइनस एम बी sin 30 final initial is also in the negative direction minus mb sin 30 ये 30 माइनस माइनस प्लस माइनस mb sin 30 प्लस mb sin 30 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ठीक है एक्स और वाई दोनों निकल गया मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें देख लेना चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इट इज नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन एंड वाई वाला जीरो है ना तो टोटल मोमेंटम अगर देखो वाई की भी वैल्यू कुछ होती तो वैसे फार्मूला आता चेंज इन मोमेंटम is equals to change in momentum in x direction whole square change in momentum in y direction whole square a is r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री एक्स और वाई है ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा पी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई स्क्वायर बाकी का टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री cos 90 इज जीरो the whole term will become zero ओके हाँ ठीक बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखोगे अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये जीरो हो जाएगा यही बचेगा सिर्फ यानी कि डेल्टा पी एक्स ही बचेगा यानी कितना दिया हुआ है माइनस एम वी अंडर रूट थ्री इट इट इज इन दिस डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड विल बी दिस एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन ओके okay write down next heading conservation of linear momentum conservation of linear momentum conservation of linear momentum when no external force acts on a system when no external when no external force acts on a system of several interacting particles of several interacting particles when no external force acts on a system of several interacting particles the total linear momentum of the system the total linear momentum of the system the total linear momentum of the system is conserved the total linear momentum of the system is conserved देखो प्रूफ इसका प्रूफ क्या है
बोला है कि F इक्वल टू 0 नेट फोर्स, है ना। या हम कह सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 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 Fn, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इज 0, वेक्टर 0 कर सकते हैं, है ना। You know very well what dp upon dt, dp upon dt is what F, पता है ना ये, dp upon dt, rate of change of momentum is called force. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि F इक्वल टू 0 मीन्स dp अपॉन dt इक्वल टू 0, ऐसा dp upon dt equal to 0. If F equal to 0, in place of F you can write dp upon dt, rate of change of linear momentum with respect to time, rate of change of linear momentum with respect to time. बताओ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि dp अपॉन dt अगर 0 है तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, पता है ना। जैसे y इज इक्वल टू अगर 5 आता है, y इज इक्वल टू 5 आता है तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आता है, 0, यानी किसी कांस्टेंट का जो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, यानी अगर किसी वैल्यू, किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्या था, कांस्टेंट। रिवर्स, छोटा सा लॉजिक है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट मींस रिवर्स डायरेक्शन में कह सकते हैं कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। सेम इसी तरीके से अगर dp अपॉन dt 0 है, इसका मतलब p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब जब dp अपॉन dt करते हैं तो 0, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश 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 pn इक्वल टू 0 means net momentum या total momentum of the system is conserved. Net momentum or total momentum of the system is conserved, of the system is conserved net momentum or total momentum of the system is conserved when no external force is applied. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब ऐसा होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो ऐसा नहीं। तो याद रखना कि when no external force is applied, the net momentum of net momentum of the system will remain constant, will remain constant. Okay, write down the question. A 30 kg shell, 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 when, sorry, a 30 kg shell is flying at 48 meter per second, 48 meter per second. Okay, 48 meter per second. When it explodes, when it explodes
when it explodes, it's one part of 18 kg stops. It's one part of 18 kg stops while the remaining part while the remaining part flies on. While the remaining part flies on. Okay. Find the velocity of the letter. Find the velocity of the letter. लेटर का मतलब ये बचा हुआ पोर्शन. क्वेश्चन हमने पूरा लिखवाया है ना. 30 kg 48 मीटर पर सेकंड से आपका मास लिखना है. ये वेलोसिटी है तो मास भी इसका 30 kg है. बाद में जब ब्रेक हो जाता है तो m1 18 kg का हो जाता है जो रेस्ट पे आता है. इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो m2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा kg और इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है ना. ये समझ में आ रहा है. एक अगर 18 का है जो रेस्ट पे हो जाता है तो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है वो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि दोनों का मिलाकर 30 है. और उसकी वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है कि जो रेस्ट पे नहीं. देखो ये जा रहा था सिंगल ऐसे ऐसे जा रहा है. जब यहाँ पहुंचा है तो ब्रेक हो गया. दो पार्ट. एक तो रेस्ट पे आ गया इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी और दूसरा वाला क्या करेगा देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है. राइट थ्रो तो इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा. वेलोसिटी इसकी दैट वी हैव टू कैलकुलेट. हम जानते हैं कि टोटल मोमेंटम हमेशा सेम है. मोमेंटम इज कांस्टेंट. यानी लिखेंगे यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर explosion is equal to total momentum after explosion. Total momentum before explosion equal to total momentum after explosion. है ना. टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर. तो यहाँ पे देखोगे टोटल मोमेंटम बिफोर की अगर हम बात करें बिफोर ये मोमेंटम है. ये बिफोर है ये आफ्टर. बिफोर टोटल मोमेंटम का मतलब क्या होता है सारे मोमेंटम को ऐड करना. एक ही बॉडी है यहाँ तो कई सारा आएगा नहीं. तो मोमेंटम टोटल मोमेंटम का मतलब सिर्फ मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इट विल बी मास 30 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 48 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर. यानी रेस्ट पे बॉडी है उसका भी और यानी दो पार्ट है तो दोनों पार्ट है. यानी पहले वाले के मास कितना है 18 kg है लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है 0. अब प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 12 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v जो कि कैलकुलेट करना है ना. टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर. यानी पहले एक ही ब्लॉक था तो एक का मोमेंटम. बाद में दो ब्लॉक है तो दोनों का मोमेंटम निकाल के ऐड करो. ओके तो करो. डाल से सर 120. हाँ 120. ठीक 120 आएगा. देखो ऐसा करते इसको मल्टीप्लाई नहीं कर 12v स्पेशल 12 into v इक्वल टू
30 इंटू 48, 4 टाइम्स आएगा तो ये 120 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे दिक्कत है, तो मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, डायरेक्ट 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जेई एडवांस। जेई एडवांस है ना, देखना वो आसान है, डरना बिल्कुल नहीं, डरना मना है। जेई एडवांस है लेकिन बहुत अच्छा है। देखो a body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg initially at rest, initially at rest explodes and breaks into 3 fragments, and breaks into 3 fragments, 3 part में 3 fragments of masses in the ratio of the masses in the ratio 1:1:3. 1:1:3. The two pieces of equal masses the two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meters per second. With a speed of 30 meters per second each. What is the velocity of the heavier fragment? What is the velocity of heavier fragment? What is the velocity of heavier fragment? सबसे पहले बात करते हैं कि एक बॉडी थी, फिर ये जाती जब आगे की तरफ तो ये आगे नहीं जाती, रेस्ट पे है ये, और ये एक्सप्लोड कर, जब एक्सप्लोड करती है तो इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ, ये 45 डिग्री बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा 45 डिग्री, और तीसरा वाला सीधा चला, है ना। यहाँ पे एक बॉडी होगी, यहाँ पे एक बॉडी होगी, एक इधर और एक इधर, ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में, है ना। और जो बचा हुआ वो इधर जा, या इधर भी जा सकता है, देखते हैं। ठीक है, फिगर बनाओ। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, एक इधर, तीनों डायरेक्शन में जाएगा, तो एक इधर चला जाएगा, है ना। M1
m2 m3, ये दोनों 45 जाते हैं किधर, और ये रेस्ट है। है ना, इसका मास m1 का अगर मैं m मानता हूँ, m2 का भी m मानता हूँ, m3 कितना हो जाएगा 3m, m m एंड 3m, ठीक है। और 1 1 1 इसका कितना हो जाएगा 4m, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो अगर कोलिजन से पहले, सॉरी एक्सप्लोजन से पहले अगर नेट वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सप्लोजन के बाद भी नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, है ना। टोटल मोमेंटम बिफोर, ऐसे करना, टोटल मोमेंटम बिफोर लिख लो, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम बिफोर कितना हो जाएगा 4m मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि रेस्ट पे थी, देखते रहो, टोटल मोमेंटम 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं क्या क्या बात करते हैं, इसको चूंकि दो पार्ट में जा रहा है, दो एक्सेस में जा रहा है, एक्स में और वाई में भी, है ना, एक्स इसका और इसका वाई, इसका एक्स और इसका वाई, सब समझते हो बात को। यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस हो जाएगा। बोलो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो 4m इंटू 0, एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी 0, वाई एक्सिस पे 0 थी बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन यहाँ पे देखो, इसकी इधर और इसकी इधर, है ना, इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। तो बताओ, अगर मैं इस वाले को पहले लेता हूँ तो कितना जाएगा -3mv, पीछे की तरफ -3mv मोमेंटम, फिर उसके बाद प्लस इधर की तरफ m, इसकी वेलोसिटी गिवन है, विद द वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, तो m इंटू 30 इंटू cos 45, बोलो cos 45 एक्स डायरेक्शन में, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ही की तरफ है ये, तो m इंटू 30 इंटू cos 45, है ना, देख लो इसको, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, तो ये इधर आ जाएगा कितना 3mv इज इक्वल टू कितना रहेगा ये 2 टाइम्स m इंटू 30 इंटू cos 45, cos 45 इज व्हाट 1/2, ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू 20/√2, 20/√2, है ना, चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 10√2 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √2 to 10√2 हो जाएगा, एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट 10√2, 10 आपको पता है कितना होता है, और √2 भी पता है आपको 1.4142 होता है, तो 14 ना, 14.142 मीटर पर सेकंड। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हॉरिजॉन्टल से ही हमारी भी निकल गई, एंड दैट इज द राइट आंसर। अभी कोई दिक्कत तो पूछो।
मैं फिर से समझाता हूँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तब तो होगा ही। मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऑन नहीं करते हैं। बताता हूँ फिर से, नोट कर लो पहले, डन हो तो बताओ। सर जो ये बड़ा वाला मास है वो 5 m होना चाहिए ना? 3 4 5, हाँ 5, बिल्कुल सही। 5 लिख लो, 3 1 और 5 होगा, 4 नहीं होगा 5, तब भी वैसे 0 ही आएगा। देखो फिर से बताते हैं, देख लो, फिर इसके बाद नोट करना होगा। ये बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर। बोला क्या है? मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये कोई ब्लॉक नहीं, एक्सप्लोड हो जाता है। यहाँ से ऐसे एक्सप्लोड होता है तो एक इधर और दो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि 1:1:3 है, ये दोनों बराबर वाले हैं, यानी m और m हो जाएंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा 3m। तो बिफोर एक्सप्लोजन इसका मास जो हो जाएगा वो 4m नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 5m, है ना। 3 + 1 + 1 5। तो यहां से जब एक्सप्लोड कर रहा है तो इधर इसका मोमेंटम किस वाले का, रेस्ट पे था, x डायरेक्शन में 5m × 0, टोटल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी x डायरेक्शन, इट इज 0। अब फिर इनमें तीनों की बात करें बारी बारी, तो इसकी बात करें तो नेगेटिव डायरेक्शन में करें तो -3mv, यानी m3m × -v, वेलोसिटी इस डायरेक्शन। फिर इसकी अगर हम बात m × v × cos 45, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos 45, इसी तरह से इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos 45। सबको ऐड करके सॉल्व करें। अगर हम बात करें यहाँ पे, वैसे तो आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस में, तो टोटल मोमेंटम बिफोर अगेन 5 m × 0। इसका बताओ, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन, जल्दी बोलो। क्या होनी चाहिए? इतना प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया आप लोग, लेकिन अभी समझ में नहीं आया ना, इस पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो। कोई नहीं सर बताएगा। वही 14.14 जीरो हो जाएगी ना, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो वर्टिकल इसकी 0 होगी। नहीं, अरे बोला है ना, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ये दोनों ऐसे जा रहा है तो सिमेट्री से इधर ही जाएगा। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो कितना आएगा 3m × 0, फिर प्लस इसकी अगर हम बात करें ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना जाएगा m × cos, सॉरी m × mv, m × 30 × sin 45, है ना। तो वैसे साइन लो या कॉस लो, 45 में दोनों बराबर होते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं इस वाले प्लस,
m तो यही होगा, वेलोसिटी यही होगी, लेकिन ध्यान रखना माइनस होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये प्लस की जगह पे क्या जाएगा, माइनस m30 साइन 45। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसकी वेलोसिटी निकालना है ना हर पार्टिकल की, तो वर्टिकल जीरो हो जाएगी, ऐसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो जीरो हो जाएगी, और इससे हमको हॉरिजॉन्टल पूछा हुआ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रेगमेंट, निकालने की जरूरत नहीं है इसको निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ये जीरो है या ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन निकालना नहीं है, वर्टिकल में नहीं निकालना, हॉरिजॉन्टल में निकालना है। तो नेट वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगी 14.14, है ना। वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पूछा नहीं, अगर पूछता तो हम कैलकुलेट कर लें। एनी प्रॉब्लम? तो दिक्कत नहीं है, ठीक है फिर। ओके, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग योर अटेंडेंस, यू मे लीव द क्लास। Do fast, write your attendance and leave the class.